Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is Montreal Protocol, and yesterday we have discussed about the various preventive measures to control the ozone layer depletion. वो हमने measures लिए, and this Montreal Protocol, it is also one of the most important strategy which can help in protecting the ozone layer, and it also can help in reducing the ODS. ODS, you know that these are the ozone depleting substances. Ozone depleting substances. So in order to reduce these, ODS, an agreement was made that agreement is known as the Montreal Protocol. Montreal, it is a place in London जहाँ पर ये प्रोटोकॉल मीन्स द एग्रीमेंट, जहाँ पर ये एग्रीमेंट बनाया गया, मॉन्ट्रियल में बनाया गया, जो कि एक लंदन में एक जगह है, इसलिए इस बेस पे इसका नाम पड़ गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. बट बिफोर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बनने से पहले एक कन्वेंशन बनाया गया विच इज कॉल्ड वीना कन्वेंशन. वीना कन्वेंशन. सो वीना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले बनाया गया. इट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट. ये भी एक एग्रीमेंट है which was signed in 1985 and came into force in 1988. इसमें ये साइन किया गया एंड 88 में ये it was enforced in 1988. ठीक है, तो ये कन्वेंशन जो बनाया गया इससे पहले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले जो ये कन्वेंशन बनाया गया, इसका जो एम था दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉर प्रोटेक्टिंग जनरली द ओजोन लेयर. ठीक है, ओजोन लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट करना है. ये इसका मोटिव था इस वीना कन्वेंशन का कि हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है. तो कब ये साइन किया गया? 1985 में, और दिस केम इनटू फोर्स इन 1988. ठीक है, तो ये बना था किससे पहले? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले. तो इसमें जो इंडिया भी जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर, उन्होंने भी ये साइन किया ये कन्वेंशन. तो इस कन्वेंशन में एक और प्रोटोकॉल बनाया गया इसी दौरान, जब ये वीना कन्वेंशन बनाया गया, इसमें ही एक और जो एग्रीमेंट है, एक प्रोटोकॉल बनाया गया दैट इज कॉल्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. दैट इज कॉल्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. क्योंकि ये कन्वेंशन जब बना रहे थे, जब ये बन रहा था, तो इसी में ये भी देखा गया कि अगर हमें प्रोटेक्ट करना है ओजोन लेयर को, ठीक है, इसका जो एम है इस कन्वेंशन का कि हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हम कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स है हमारे पास जिससे कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट बनाया गया जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है. ठीक है, तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये देखा गया कि जो ओडीएस है इनको रिड्यूस करना है. सो ये इसका एम था इस एग्रीमेंट का. यहाँ पर कन्वेंशन का है कि जनरली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये एग्रीमेंट जब इसमें बनाया गया, दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट इज द प्रोटोकॉल टू वीना कन्वेंशन. ठीक है, इसी में ये बनाया गया है कि हाँ हमें ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, पर कैसे करेंगे, हमें ओडीएस को रिड्यूस करना है. इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया कि हाँ ओडीएस को रिड्यूस करो. ठीक है, दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर मैं आपको नंबरिंग के हिसाब से बता दूं कि पहले क्या बना था. वीना कन्वेंशन, ठीक है, 1985 में साइन किया गया एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1988. ठीक है, सो इसका जो एम था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. सो अबाउट 197 कंट्री जो है उन्होंने साइन किया किसको? वीना कन्वेंशन को. इंडिया भी जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर
who have signed this convention। तो हो गया वीना कन्वेंशन। लेकिन ये वीना कन्वेंशन इससे पहले, याद रखना यहाँ पे कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इस एग्रीमेंट से पहले ये कन्वेंशन बना था, ठीक है, जो कि 1985 में साइन किया गया और क्या इसमें ये लागू किया गया 1988 में, ठीक है। अब सेकंड जो हम देखेंगे यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल कब बना? इसी में बना, इसी वीना कन्वेंशन में ही बना ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें देखा गया कि जो ओडीएस को इनको रिड्यूस करना है। So the aim of this protocol, this agreement was to reduce these ODS, क्योंकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे हेलोकार्बन्स, क्योंकि हमने पढ़ा है ओजोन लेयर डिप्लीशन में कि कौन कौन से ओडीएस हैं जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या सीएफसी जो है, मेजर कंट्रीब्यूशन सीएफसी का रहता है दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन में, ठीक है। सो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये साइन किया गया 1987 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1989, ठीक है। 1987 में इसको साइन किया गया और इट केम इनटू फोर्स इन 1988। सो ये जो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें ही एक और प्रोटोकॉल बन गया, एक और अमेंडमेंट आ गई। ये मान लो ये एक अमेंडमेंट है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही बना, एंड दैट अमेंडमेंट दैट इज कॉल्ड द किगाली एग्रीमेंट। देखो यहाँ पर हमने देखा कि वीना कन्वेंशन बना, तो इसमें ही एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक एग्रीमेंट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें ही अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब बन रहा था, जब ये बनाया गया, तो इसी का एक अमेंडमेंट है किगाली एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बनाया गया, बट दिस किगाली इट इज द अमेंडमेंट ऑफ दिस प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मॉन्ट्रियल जो है इट इज अ प्लेस, मॉन्ट्रियल इज द प्लेस इन लंदन जहाँ पर ये बनाया गया था ये एग्रीमेंट, इसी बेस पे इसका नाम पड़ गया। इसी तरह जो किगाली है, किगाली एक रवांडा है, रवांडा एक जगह है अफ्रीका में, एंड दिस किगाली इट इज द कैपिटल ऑफ दिस रवांडा। किगाली इसका कैपिटल है। वो रवांडा एक जगह है अफ्रीका में, तो इस रवांडा का कैपिटल जो है वो किगाली है, जहाँ पर ये एग्रीमेंट बनाया गया। तो इस बेस पे इस एग्रीमेंट का नाम पड़ गया किगाली एग्रीमेंट। अब ये किगाली एग्रीमेंट जो है इट वाज साइंड इन 2016, 15 अक्टूबर 2016 में ये साइन किया गया, एंड इट केम इनटू फोर्स 2019, came into force in 2019 1st जनवरी, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st जनवरी 2019। ये 15 अक्टूबर में साइन किया गया 2016। तो ये एग्रीमेंट जो है इसका जो मोटिव था इस एग्रीमेंट का कि जो भी हमें ओडीएस को रिड्यूस करना है, क्योंकि इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने देखा कि अब ओडीएस को रिड्यूस करना है। जनरली ये वीना कन्वेंशन बनाया गया था प्रोटेक्शन करो ओजोन लेयर की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बन गया कि हाँ प्रोटेक्शन करेंगे ओजोन लेयर की, बट किस हिसाब से, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन के जो ओडीएस है उनको हमें रिड्यूस करना है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट बना था। अब ये एग्रीमेंट जो बना है इसका अमेंडमेंट हो गया किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट में ये देखा गया अब अगर ओडीएस को रिड्यूस करना है कितने परसेंट में रिड्यूस करना है, ठीक है, किस हिसाब से रिड्यूस करना है, क्योंकि हम देखते हैं कहीं पर ज़्यादा इमिशन हो रहे हैं ओडीएस की, कहीं पर कम हो रहे हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पर उन जगहों पर टारगेट्स दिए जाएंगे, जितना वहाँ पर इमिशन होगा उस हिसाब से उनको टारगेट्स दिए जाएंगे। तो इसीलिए किगाली एग्रीमेंट जो है इट इज़ एन अमेंडमेंट ऑफ दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी का ये अमेंडमेंट है। अब देखो ये किगाली एग्रीमेंट जो है
इसमें भी इंडिया जो है, दे हैव आल्सो साइंड दिस एग्रीमेंट एंड हैज़ गिवन द लीस्ट टारगेट्स। उनको कम टारगेट्स दिए गए कि कितना क्या एमिशन करना है इनको। बट ये जो किगाली एग्रीमेंट है, इन दिस एग्रीमेंट जो कंट्रीज है दे आर डिवाइडेड, countries are divided into 3 groups। so, किगाली एग्रीमेंट में हमने देखा कि जो कंट्रीज है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से ग्रुप्स, हम यही देख रहे हैं। किगाली एग्रीमेंट जो है, ये जब एग्रीमेंट बनाया गया, इसका जो मोटिव था कि हमें कितने परसेंटेज के हिसाब से हमें ओडीएस को रिड्यूस करना है। तो इसीलिए किगाली एग्रीमेंट में जो कंट्रीज हैं उनको डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट it is developed countries, ठीक है। सेकंड it is emerging economic countries, and third it is developing countries, जिसमें हम भी आ रहे हैं। फर्स्ट इट इज़ डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो ग्रुप बनाया गया था, फॉर एग्जांपल हम लेंगे यूएसए, जो कि डेवलप्ड कंट्री है। इनको बताया गया है कि जो आपको ओडीएस जो आपको काम करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि किगाली एग्रीमेंट में ये भी देखा गया कि जो ये सीएफसी जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको रिप्लेस किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, क्योंकि सीएफसी ओजोन को डिप्लीट करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वो डिप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से कि सीएफसी को रिप्लेस किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। अब जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, डेवलप्ड कंट्रीज को बताया गया कि इनको फेज आउट करने हैं these hydrofluorocarbons by 2019। इनको 2019 तक इनको फेज आउट करने हैं ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। दे हैव टू फेज आउट दीज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। 2019 तक इनको ये फेज आउट करने हैं, ठीक है। अब किस लेवल के हिसाब से? 15% ऑफ 2012 लेवल। जो 2012 लेवल में जितने एमिशंस हो रहे हैं, जितने ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उस लेवल के हिसाब से इनको 15% काम करना है। कहाँ तक? बाय 2034 तक, ठीक है। 2034 तक उनको इस लेवल के हिसाब से, इनको जितना 2012 में जो लेवल था उस लेवल के हिसाब से उनको 15% काम करना है 2034 तक। अब जो इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज है, ये कौन सी कंट्रीज होगी जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इमर्ज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। दैट मीन्स ये अब मतलब इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी है, अच्छी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कम नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स उस हिसाब से इनको जो टारगेट्स दिए गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे चाइना जो है या ब्राज़ील जो है, दीज आर द इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज, ठीक है। उनको क्या लेवल दिया गया कि इनको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इनको फेज आउट करने हैं अप टू 2024 तक। इनको कहाँ तक करना था? 2019 तक। इनको 2024 तक इनको फेज आउट करने हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये टारगेट इनको दिया गया। तो इनको 15% लेवल के हिसाब से करना था, जो कि 2012 लेवल के हिसाब से करना था इनको। यहाँ पर इनको 20% ऑफ 2020, जो 2020 लेवल के हिसाब से इनको 20% फेज आउट करने हैं बाय 2045। इनको 2045 तक इनको ये टोटली ख़त्म करने हैं, टोटली फेज आउट करने हैं। इनको 34 तक करने थे, इनको 45 तक करने हैं। अब देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या है। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम लेंगे इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है। इनको जो लेवल दी गई, इनको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इनको फेज आउट करने हैं, फेज आउट अप टू 2028। इनको 2024 तक करना था, इनको 4 इयर्स और एक्स्ट्रा दिए गए, इनको 28, इनको 5 इयर्स एक्स्ट्रा दिए गए थे एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इनको 4 इयर्स एक्स्ट्रा दिए गए कि इनको तब तक ये फेज आउट करने हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब किस लेवल के हिसाब से, इनको भी 15% लेवल के हिसाब से करना है, बट ऑफ 2024 टू 2026 लेवल के हिसाब से इनको ये फेज आउट करने हैं बाय 2047। इनको 45 था, इनको 47 तक इनको फेज आउट करने थे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि जो रिडक्शन हो रही है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की, अगर इसी हिसाब से रिडक्शन करेंगे, इसी हिसाब से ये जो टारगेट्स हमने इनको दिए हैं इसी हिसाब से इनको ये रिड्यूस करेंगे, इनको फेज आउट करेंगे, तो अबाउट 80 to 85% जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 2045। हम 2045 तक भी हम देखेंगे कि 80 to 85% जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है दे विल बी रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो जाएंगे। ये है कि अगर हम इस हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से इनको फेज आउट करेंगे, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है दे विल बी रिड्यूस्ड अप टू 80 to 85%। तो इस हिसाब से हम ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या हम जो देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो भी कम हो जाए, क्योंकि हम CFCs का यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं। CFCs का दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गैस फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वो भी रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसका कंट्रीब्यूशन कम ही है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन है इसका कंट्रीब्यूशन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम दो चीज़ें कर रहे हैं, हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को भी कम कर रहे हैं, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। ये भी एक हमें इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटजी पढ़नी थी, तो ये हमने आज ख़त्म किया। टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक।